हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 आपकी जो हिस्ट्री है उसकी बुक का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने दुखी कर रखा था हमारे देश के लोगों को, कैसे वो राजा के बेटों को राजा नहीं बनने दिया करते थे, अगर एडॉप्टेड सन हुआ करते थे, किस तरीके से वो अलग अलग जगहें हड़पते जा रहे थे, हमारे देश के लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे हर चीज़ में वो दखलंदाजी कर रहे थे। तो हमारे सिपाहियों ने क्या डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया, हम लोग विद्रोह करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली क्या हुआ था, 29 मई 1857 को एक यंग सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे। इन पे मूवी भी बनी हुई है, मे बी आप लोगों ने देखी हो। तो उनको हैंग कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर की बात को नहीं माना था। फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर, अपने ऑफिसर पे मंगल पांडे ने अटैक कर दिया था, इसके लिए उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कहाँ पर हुआ था इंसिडेंट? बैरकपुर में हुआ था। कुछ दिनों बाद कुछ सिपाही जो थे ऑफ द रेजिमेंट, उनकी ही रेजिमेंट की, देखिए क्या होता है ना, आर्मी में ना रेजिमेंट होती है काफ़ी सारी। तो जो मंगल पांडे की जो रेजिमेंट थी उसी के ही क्या हुआ, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर भी, उनको पसंद नहीं आई थी ये बातें। फिर कुछ दिनों बाद ही न्यूज़ आई, सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेजेस। तो मेरठ से भी खबर आई कि जो आर्मी के लोग हैं, काफ़ी सारे सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम ड्रिल नहीं करेंगे। ड्रिल होती है आर्मी में ना, वो जो उनकी वही लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करके घूम रहे होते हैं, वो ड्रिलिंग होती है। ड्रिल करने से मना कर दिया। जो नए कार्टेजेस आए थे, कार्टेजेस होती हैं गोलियां। क्या हुआ था ना, इस कार्टेजेस में ऐसा था कि इसको मुंह से हटाना पड़ता था, इसके ऊपर एक लेयर लगी होती थी, उसको मुंह से हटाना पड़ता था। अब ऐसा कहा गया, ऐसी रूमर फैली कि इसके ऊपर पिग का और काऊ का फैट है। तो ये हमारे धार्मिक स्थिति के लिए ठीक नहीं था, है ना। तो मतलब हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी मना कर दिया कि हम इस कार्टेजेस का यूज़ नहीं करेंगे। तो यही इसमें आगे बताया गया है। तो 85 सिपाहियों को सर्विस से निकाल दिया गया और उन लोगों को 10 साल की सज़ा दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी थी। अब ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 मई 1857 को। अब इसके रिस्पॉन्स में जो बाकी इंडियन सोल्जर्स थे ना मेरठ में, उन्होंने काफ़ी एक अलग सा काम कर दिया। क्या हुआ, 10 मई को काफ़ी सारे सोल्जर्स ने मार्च करी, मतलब मेरठ में जिस जेल में उनके साथियों को रखा गया था वहाँ पर काफ़ी सारे सिपाही गए। वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, जेल में जितने भी लोग थे, अंग्रेज़ उनको मार दिया और अपने साथियों को उन्होंने क्या किया, जेल से बाहर निकाल दिया। और अंग्रेज़ों की गन वगैरह, आर्म्स एंड एम्यूशन होती हैं, वही असला बारूद वगैरह, वो सारा का सारा छीन लिया, बिल्डिंग को जला दिया और ब्रिटिश की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को भी डैमेज किया और डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन फिरंगीज़। और ये डिक्लेयर कर दिया कि जो फिरंगी है, ये जो अंग्रेज़ है, इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई की घोषणा करते हैं। और सोल्जर्स ने अब डिटरमाइन कर लिया था कि भाई ये अंग्रेज़ों का राज तो हम देश पर नहीं चलने देंगे। बट अगर अंग्रेज़ नहीं रहेंगे तो देश पर राज कौन करेगा, किसका राज चलेगा? तो सोल्जर्स के पास जो आंसर आया वो था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफ़र दिल्ली के हैं, बादशाह हैं, और अब जब अंग्रेज चले जाएंगे हमारे देश से तो यही हम पर राज करेंगे। उस समय डेमोक्रेसी जैसी चीज़ तो होती नहीं थी, तो राजा का ही रूल हुआ करता था। तो सिपाही जो थे मेरठ के, वो पूरी रात चलते रहे। 10 मई की रात चले दिल्ली से, और सुबह सुबह वो मॉर्निंग में मेरठ से 10 बजे से लेकर के सुबह सुबह क्या हुआ, मेरठ से 10 बजे चले और दिल्ली सुबह वो पहुंच गए, जितने भी सिपाही थे। और उनकी न्यूज़ जो है वो हर जगह फैल गई। तो दिल्ली की भी जो रेजिमेंट थी ना, दिल्ली के भी जो आर्मी के लोग थे जो कि इंडियंस थे, उन्होंने भी क्या किया, विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ और काफ़ी अंग्रेज़ों को मार दिया और उनके आर्म्स एंड एम्यूशंस, उनकी असला बारूद वगैरह छीन ली और जो बिल्डिंग्स थी जिसमें ब्रिटिशर्स रहते थे उन पर आग लगा दी। ट्रम्फिट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट। तो जो जीते हुए सोल्जर्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को मार दिया था, ये रेड फोर्ट पहुंचे। रेड फोर्ट जहाँ पर मुगल बादशाह रहा करते थे, वहाँ पर पहुंच गए और डिमांड करने लगे कि हम लोगों को एम्परर से मिलना है। एम्परर शुरुआत में तो उनसे मतलब डरे हुए थे, भाई बहुत ज़्यादा बूढ़े थे उस समय, अराउंड उनकी एज 62, मतलब काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे। तो उनको लग रहा था कि भाई इतनी माइटी ब्रिटिश एम्पायर है, इतनी ज़्यादा ताकतवरी ब्रिटिशर्स, हम इनके खिलाफ कैसे लड़ेंगे। बट सोल्जर्स ने उन लोगों को, उनको मना लिया, बहादुर शाह जफ़र को। और बहादुर शाह जफ़र ने जो है काफ़ी सारे ठीक है कि कहा कि हम, मैं तुम्हारा लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। और बहादुर शाह जफ़र ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये किया कि देश के बाकी सारे जो रूलर्स वगैरह होते हैं,
तो बहादुर शाह जफ़र ने देश के बाकी सारे राजा और जो थे उनको लेटर लिखा कि हम लोग जो है विद्रोह में हम कर रहे हैं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। बहादुर शाह जफ़र ने ऐसा बाकी सारे राजाओं को लिखा और बाकी सारे जो राजा महाराजा वगैरह थे वो लोग भी तैयार हो गए ब्रिटिशर्स का और ये जो आर्मी के लोग थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे उनका साथ देने के लिए। मुगल डायनेस्टी जो है वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में हमारे देश पे राज करा था, इन्होंने मुगलों ने बट धीरे धीरे करके वीक हो गए थे, तो काफ़ी सारे जो स्मॉल रूलर थे, चीफ्टन्स थे, वो मुगल जो है रूलर्स के बिहाफ पे राज कर रहे थे और वो मुगल बादशाह को मानते थे कि भाई ये हमारे राजा हैं। तो उन्होंने भी मुगल एम्पायर के रूल के कहने पर उन्होंने इस रिबेलियन को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब ब्रिटिशर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो आर्मी वाले लोग हैं इनके साथ साथ बाकी राजा महाराजा, ज़मींदार, पीसेंट सब लोग इन आर्मी वालों का साथ देना शुरू कर देंगे। आर्मी वाले कौन, किसको कह रही हूँ मैं, वो सिपाही थे जो कि पहले ब्रिटिश सरकार के लिए ही काम करते थे बट फिर उन्होंने देखा कि उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ करके विद्रोह करना शुरू कर दिया और उनका साथ मुगल बादशाह ने भी दिया, काफ़ी सारे राजा महाराजों ने भी दिया। अब वही हम देखेंगे। अब इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिल गई थी सिपाहीज को जिन्होंने म्यूटिनी करी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। हमारे देश के काफ़ी राजा महाराजा, ज़मींदार, पीजेंट सबका साथ उन्हें धीरे धीरे मिलने लगा था। द रिबेलियन स्प्रेड। अब ये जो रिबेलियन था, ये विद्रोह था, ये फैलने लगा जब ब्रिटिश जो है वो रूटेड फ्रॉम दिल्ली, ब्रिटिश को दिल्ली से बाहर खदेड़ के फेंक दिया गया था, उनको हरा दिया गया था दिल्ली में। तो एक अपराइजिंग, कोई भी अपराइजिंग नहीं हुई लगभग एक वीक तक। दिट वॉज दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल, देन अ स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगन। तो लगभग एक हफ्ता लग गया, एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह वगैरह कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे जब बात जगह फैली पूरे देश में तो नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे इलाकों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी विद्रोह होने शुरू हो गए। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटेंट एंड टेक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट काफ़ी सारे, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले कि आर्मी में काफ़ी सारे रेजिमेंट्स होते हैं, तो काफ़ी सारे रेजिमेंट्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था और वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ पहुँचने लगे थे। शहरों में, गाँव में लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। ज़मींदार थे, जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे गाँव के, वो इस म्यूटिनी के लीडर्स बन करके उभरे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करने लगे। नाना साहब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, जो कि कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने भी अपनी फोर्स इकट्ठा करी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने भी लड़ाई शुरू कर दी और उन्होंने खुद को कहा कि मैं पेशवा हूँ। किसने? पेशवा बाजीराव, जो कि नाना साहिब जो थे ना, वो पेशवा बाजीराव के बेटे थे। नाना साहब ने खुद को कहा कि मैं पेशवा हूँ, खुद को पेशवा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। पेशवा काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी मराठास के टाइम पे। तो और उन्होंने कहा दैट वो गवर्नर हैं किसने कहा? नाना साहब ने कहा कि वो एम्पियर बहादुर शाह जफ़र के गवर्नर हैं और वो उनकी तरफ से लड़ाई करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। ऐसा नाना साहब ने कहा, जो कि कानपुर में रहते थे और वो एडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे पेशवा बाजीराव के। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। फिर लखनऊ में जो ब्रिजेश कादर थे, जो कि सन थे, डिपोज मतलब हटा दिया गया था। वाजिद अली शाह को लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया था। उनके जो बेटे थे ब्रिजेश कादर को नवाब बना दिया गया और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली सुज़ेरेनिटी मतलब कि इन्होंने भी, जो ब्रिजेश कादर है ना, जो लखनऊ के हैं, इन्होंने मान लिया कि हमसे ऊपर कौन है? बहादुर शाह जफ़र है और उनके लिए हम अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे हैं। और उनकी जो मदर थी बेगम हज़रत महल, उन्होंने काफ़ी, किसकी मदर? ब्रिजेश कादर की जो माँ थी बेगम हज़रत महल, उन्होंने काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट किया इस पूरी की पूरी म्यूटिनी में अंग्रेज़ों के खिलाफ। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम सब जानते ही हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस रिबेलियन को ज्वाइन कर लिया और वो उनके साथ किन्होंने लड़ाई करी? तात्या तोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करी। तात्या तोपे किसके जनरल थे? नवाब नाना साहिब के वो जनरल थे। फिर उसके बाद इन द मांडला रीजन मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेस एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। तो एक और विमेन जो कि काफ़ी पहले, मतलब जनरली हम लोग को नाम सुनने को नहीं मिलता है बट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मंडला एक जगह है मध्य प्रदेश की, वहाँ पे रानी अवंतीबाई लोधी ने रामगढ़ की थी ये रानी अवंतीबाई लोधी, और इन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ 4000 के ट्रूप को मोबिलाइज़ किया था। 4000 लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करी थी इसी टाइम पर। और जो ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा आउट नंबर हो गए थे, मतलब ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा कम पड़ गए थे रिबेल फोर्सेस के
खिलाफ, ब्रिटिश कम थे और जो हमारे देश के लोग थे ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल को अब ये समझ में लगने लगा कि अब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा, लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब तो ये रूल ख़त्म होने वाला है, अंग्रेज़ हमारे देश छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा जगह ये रिबेलियन फैल गया था और अवध में पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा फेमस ये हो गया था। 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम मिलता है सेंड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर। तो हम लोगों को एक टेलीग्राम मिलता है, टिटलर ने लिखा था कि टू हिज कमांडर इन चीफ, कि जो ब्रिटिश सरकार है हो सकता है हम लोग जल्दी ही गिर जाएं और हम लोग इनको संभाल नहीं पाए क्योंकि हमारा नंबर बहुत ज़्यादा कम है और हर कोई गांव का ज़मींदार हो, गांव का पीजेंट हो, हर कोई हमारे खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो खड़ा हुआ है। तो हम लोग को ये पिक्चर दिखाई गई है पोर्ट्रेट नाना साहिब की, और ये वीर कुंवर सिंह अभी आएगा इनके बारे में भी। काफ़ी सारे लीडर्स जो है वो जगह जगह से खड़े होकर के आने लगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद। तो अहमदुल्ला शाह कहाँ के हैं? फैज़ाबाद के। तो कौन कौन इस रिबेलियन में किस किसने पार्टिसिपेट किया और कहाँ कहाँ को से वो बिलोंग करते थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इन्होंने अहमदुल्ला शाह जो थे इन्होंने ये प्रोफेसी कर दी, मतलब भविष्यवाणी कर दी कि जो ब्रिटिश है सरकार एक जल्द ही ख़त्म होने वाली है, और लोगों ने इस बात का काफ़ी ज़्यादा उनका सपोर्ट किया। फिर उसके बाद ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश को फाइट करने के लिए लखनऊ की तरफ भी बढ़ चले थे। और फिर आगे बताता है इन दिल्ली लार्ज नंबर ऑफ गाजी और रिलीजियस वॉरियर केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। दिल्ली में भी काफ़ी सारे जो गाजी खांसी वगैरह हुआ, खांसी नहीं सॉरी, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, धार्मिक गुरु, वो आ गए और उन्होंने भी इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काफ़ी लड़ाई करी। बख्त खान एक सोल्जर थे बरेली से, उन्होंने चार्ज लिया फाइट करने का दिल्ली में। तो दिल्ली में रिबेलियन किसने संभाला? बख्त खान ने। भाई बहादुर शाह जफर तो काफ़ी बूढ़े थे ना, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो तो राजा थे, वो तो आराम से बैठे हुए थे। बाकी उनकी जगह कौन लड़ रहे थे? बख्त खान लड़ रहे थे दिल्ली से। ये लीडर थे उस समय के दिल्ली के जो रिबेलियन दिल्ली में हो रहा था। बिहार में एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी रिबेल को ज्वाइन किया एंड बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। कई महीनों तक अंग्रेजों के साथ कुंवर सिंह जो थे कहाँ के? बिहार के, इन्होंने लड़ाई करी थी। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट। तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया था अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। अब कंपनी फाइट बैक, ये तो हमें बता दिया गया है कि किस किसने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब भाई कंपनी इतनी कमज़ोर तो थी नहीं कि तब जाती, शुरू में तो काफ़ी इनका नंबर कम पड़ गया था, बट इन्होंने ब्रिटेन से लोग फिर बुला लिए। अनर्व्ड बाय द स्केल ऑफ अपहीवल द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। कंपनी डिसाइड कर लिया हम पूरी शक्ति के साथ इनको दबा देंगे। इन्होंने अपने रीएनफोर्समेंट और ज़्यादा, ये देखिए रिबेलियन के टाइम का फ़ोटो वगैरह दिखाया गया है। इन्होंने इंग्लैंड से सिपाही बुला लिए, अपने नए लॉज पास कर दिए ताकि जो है, क्योंकि बिना कानून पास करे कोई काम वाम करते नहीं थे ना, तो इन्होंने नए लॉ पास कर दिए दैट द रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विद दीज एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। तो इन्होंने इस तरीके से कानून पास कर दिए कि जो भी विद्रोह कर रहा है उसको कन्विक्ट किया जाएगा, उसको ईजिली मारा जा सकता है या फिर उस पर केस चलाया जा सकता है। दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया दोबारा, मतलब अंग्रेज हार गए थे ना, बट सितंबर 1857 आते आते दिल्ली जो है फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। और जो लास्ट मुगल एम्परर थे ना बहादुर शाह जफर, उन पर केस चलाया गया, उनको ज़िंदगी भर के लिए भेज दिया गया जेल में उनकी वाइफ के साथ, बेगम जीनत महल के साथ। कहाँ पर? रंगून में, म्यांमार वाले रीजन में उनको भेज दिया गया, देश से ही बाहर भेज दिया गया। म्यांमार में उनको जेल में भेजा, मतलब जेल में भेजा गया, और 1862 में उनकी डेथ हो गई थी। तो दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया और इनके जो राजा थे उनको रंगून भेज दिया गया जेल में। अब ब्रिटिश फोर्सेस इनिशियली तो जो है नहीं कंट्रोल कर पाई थी दिल्ली को, बट सितंबर 1857 आते आते दिल्ली दोबारा से कैप्चर कर ली गई। तो ये उसके ही फोटोज़ दिखाए गए हैं। फिर रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। अब दिल्ली को कब्जे में लेने का मतलब ये नहीं था कि रिबेलियन जो है वो जल्दी से ख़त्म होने वाला था। ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा 2 साल तक पूरी फाइट करनी पड़ी इस रिबेलियन को दबाने के लिए। लखनऊ जो है वो मार्च 1848 तक फिर से दोबारा से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया गया जून 1858 आते आते, और इसी तरीके से रानी अवंतीबाई को भी हरा दिया गया थोड़े टाइम बाद। तो
who after initial victory in Kheri choose to embrace death when surrounded by the British on all sides। तो जब रानी अवंतीबाई के चारों तरफ अंग्रेज थे तो उन्होंने खुद ही मौत को गले लगा लिया था। तात्या तोपे जो थे वो जंगलों में भाग गए थे, और गुरिल्ला वॉर मतलब जंगलों से अटैक करने वाली जो वॉर होती है, छुप छुप के अटैक करने वाली गुरिल्ला वॉर होती है, वो करते रहे, बट थोड़े टाइम बाद ही उनको पकड़ लिया गया। अप्रैल 1859 आते आते उनको पकड़ लिया गया और उनको मार दिया गया। इसी तरीके से काफ़ी सारे ट्राइबल पीजेंट लीडर्स वगैरह जो भी थे, जिन्होंने भी सपोर्ट करा था रिबेलियन में, धीरे धीरे सबको खदेड़ दिया गया, सबको हरा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। जस्ट एज विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रिबेलियन डिफीट ऑफ रिबेल। तो मतलब क्या हुआ, लोग जब देख रहे थे कि अंग्रेज़ हार रहे हैं तो लोगों ने सबका राजा का या फिर आर्मी का या फिर सिपाहियों का साथ देना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उन्होंने सुना कि भाई हार रहे हैं, अंग्रेज़ जीत रहे हैं, तो वो अंग्रेज़ों की साइड हो गए। तो ब्रिटिश ने ट्राई किया कि पूरी लॉयल्टी लोगों की वापस जीत ली जाए, मतलब लोगों को खुद पर दोबारा से विश्वास करा लिया जाए। ऐसा अंग्रेज़ों ने पूरा ट्राई किया और कहा कि जिन भी लोगों ने वाइट लोगों को नहीं मारा है उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपका जो लैंड है, सारे के सारे आपके जो राइट्स हैं ज़मीन पर, वो सब के सब आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ज़मींदार ने सोचा ठीक है भाई, हमें ज़मीन दोबारा मिल जाएगी तो हम अंग्रेज़ों का ही साथ दे लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ गद्दारी भी हो गई हमारे साथ, है ना। जिन लोगों ने अपनी जानें दे दी कुछ लोगों ने तो, बट कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई अंग्रेज़ जीत रहे हैं, अब छोड़ो, तुम दबा के भागो यहाँ से, अंग्रेज़ों का ही साथ दे दो। तो इस तरीके की चीज़ें भी हुई। तो वही, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो आप लोग सेफ़ रहेंगे, आपको मारा नहीं जाएगा, आपकी ज़मीनें वापस कर दी जाएंगी और आपके जो क्लेम्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। Nevertheless, hundred of sepoys, rebels, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड इन हैंड। और फिर उसके बावजूद भी काफ़ी सारे सिपाही, राजा, रिबेल्स जो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो अंग्रेज़ों ने ये भी बोला अगर आप लोग हमारे साथ दोबारा आ जाओगे भाई, आप लोगों का लैंड आपको हम लोग वापस दे देंगे, और जो राजा है भाई, आपका जो अडॉप्टेड सन है उसको भी हम लोग मान लेंगे, अगर आप ये रिबेलियन जो है ये बंद कर दो, नहीं मानोगे तो हम आपको मार देंगे। इस तरीके की बातें अंग्रेज़ों के द्वारा कही गई। तो आफ्टरमैथ, जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने रीगेन कर लिया कंट्रोल पूरी की पूरी कंट्री में। 1859 आते आते 1859 तक अंग्रेज़ जो हैं दोबारा से हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए थे, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। बट जो पॉलिसीज़ उन्होंने बना रखी थी कि भाई राजाओं के जगह हड़प लेते थे, ये सब पॉलिसीज़ तो उन्हें चेंज करनी ही पड़ती, वरना दोबारा से विद्रोह होते। तो उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस लेकर के वो आए। वो क्या क्या थे अभी देखते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस जो लाए, उनमें से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1858 में, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसकी सारी की सारी पावर दे दी गई ब्रिटिश क्राउन को, इन ऑर्डर टू इंश्योर मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। तो पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जो पहले हमारे देश पे राज चल रहा था ना लगभग 100 साल तक, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। मतलब एक प्राइवेट कंपनी थी, बट सरकार इसका साथ देती थी, अंग्रेजी सरकार। अब अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भाई 1857 में इतना बड़ा विद्रोह हो गया, कंपनी से तो ये काम हो नहीं रहा है, अब हम खुद राजसी परिवार जो अंग्रेज थे, उनकी जो किंग था ना, किंग क्वीन थे, उन्होंने कहा अब हम ये इंडिया जो इतनी बड़ी हमारी अच्छी कॉलोनी है, इतना हमने इतने बड़े देश को गुलाम बना रखा है, भाई इसको तो हम ढंग से मैनेज करेंगे। तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी ताकत ले ली गई, और अंग्रेज़ों की रानी जो क्वीन थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि अब हम डायरेक्ट कंट्रोल खुद यहाँ का देखेंगे। जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था ना, कैबिनेट क्या होता है देखिए, ये है इंडिया का एग्जाम्पल। इंडिया और ब्रिटिश में सेम चलता है पैटर्न गवर्नमेंट का। ये पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा बाकी सारे काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा, लॉ मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं ना, सब मिल करके क्या बनती है, कैबिनेट बनती है। इसी तरीके से ब्रिटेन में भी अंग्रेज़ों की वहाँ पे कैबिनेट होती है। तो 1858 में कहा गया कि जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है ना, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया का अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया जाएगा ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को, और वो सारे के सारे जो इंडिया में काम होंगे ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये सेक्रेटरी जो इंडिया में अपॉइंट किया जाएगा। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। और ये जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा ना, जिसको हम इंडिया में सेक्रेटरी कहेंगे, इसको काउंसिल दी जाएगी, मतलब कुछ लोग दिए जाएंगे, ताकि उन लोगों की सलाह से ये सेक्रेटरी जो है, जिसको इंडिया में अपॉइंट किया गया हुआ है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश का जो राजसी परिवार है उसके द्वारा, वो सही से काम कर सके, इसके लिए इसको कुछ
इसकी हेल्प के लिए कुछ लोग भी दिए जाएंगे, जिसको इंडिया काउंसिल बोला गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसरॉय बना दिया गया। पहले क्या था, जो हेड होता था ना इंडिया में पर्सन, जो सारा काम देखता था अंग्रेजों का, उसको गवर्नर जनरल कहते थे। अब गवर्नर जनरल से उसका नाम क्या बना दिया गया, उसको वाइसरॉय कहा जाने लगा। और वो क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब ये जो वो था ना गवर्नर जनरल, जिसको वाइसरॉय बना दिया गया था, क्राउन मतलब अंग्रेज़ों की जो रानी थी, राजा था, उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसको पर्सनली ये वाइसरॉय सारी की सारी बातें बताएगा इंडिया की। और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब हम डायरेक्टली रूल करेंगे इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे रूल करेगी। सारे के सारे जो रूलिंग चीफ्स थे ना कंट्री के, मतलब हमारे देश के जो राजा थे, उन लोगों को कहा गया कि आपका लैंड हम लोग कभी नहीं लेंगे, कभी भी अनेक्स नहीं करेंगे, कभी भी नहीं हड़पेंगे। आपका चाहे बेटा हो, सगा बेटा हो, आपका अपना बेटा हो, आपने गोद लिया हो, कुछ भी हो, हम लोग आपकी ज़मीन को कभी नहीं हड़पेंगे, बशर्ते आपको ये पैरामाउंट, सोवरेन पैरामाउंट मानना पड़ेगा ब्रिटिश क्वीन को। मतलब आप जो हैं ये इंडिया का राजा है और ये ब्रिटेन की क्वीन है। ब्रिटेन की क्वीन जो है ना वो आपसे ऊपर रहेगी, आप उसके नीचे काम करेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं राजा जी, तो हम आपकी लैंड को नहीं हड़पेंगे। तो भाई राजा जी ने एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड पॉइंट आता है, ये डिसाइड किया गया कि इंडियन सोल्जर्स जो है ना अब आर्मी में बहुत ज़्यादा कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, यूरोपियन सोल्जर्स कम होते थे और इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा होते थे। तो यूरोपियन सोल्जर्स जो हैं, ब्रिटेन के लोग अब आर्मी में ज़्यादा होंगे और इंडिया के लोग कम होंगे, ताकि विद्रोह ना हो पाए। और जो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ से सोल्जर्स रिक्रूट नहीं होंगे, बजाय कि गोरखा, सिख, पठान, इनको अब जो है आर्मी में सबसे ज़्यादा रिक्रूट किया जाएगा। एक ये पॉइंट बन करके आया। इन्होंने माना अंग्रेज़ों ने कि सारा का सारा काम मुसलमानों ने किया है। ये जो म्यूटिनी करी है ना 1857 की, ये की है मुसलमानों ने। तो मुसलमानों की जो लैंड थी ना उसको कन्फिस्केट कर लिया गया, उसको हड़प लिया गया और उनको बहुत ही ज़्यादा शक के नज़रिए से देखा जाने लगा। ब्रिटिश ने कहा कि ये सारा का सारा जो म्यूटिनी है ना, रिबेलियन जो हुआ है, ये मुसलमानों ने ही किया है। ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि जो इंडिया के रिलीजन है, इंडिया की सोशल प्रैक्टिसेस है, अब ब्रिटिश उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको इज्जत देंगे और कोई भी दखलंदाजी हमारी कल्चरल लाइफ में अंग्रेज़ नहीं करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसीज़ बनाएंगे ताकि लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार की जो लैंड है ना वो सिक्योर है। मतलब लैंडलॉर्ड, ज़मींदार, इनका भी लैंड जो है, इनकी ज़मीन नहीं ली जाएगी और इनको भी सिक्योरिटी राइट्स दिए गए। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चेंज की गई 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1859 में ये एक्ट आया था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी इंडिया में। अब रूलिंग ये कहा गया कि भाई हम किसी भी राजा का कोई लैंड नहीं छीनेंगे, बस राजा को ये मानना पड़ेगा कि राजा हमारे ब्रिटेन की क्वीन के नीचे हैं। सोल्जर्स जो हैं वो इंडिया के कम करके ब्रिटेन के ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे और गुरखा, सिख और पठान को ज़्यादा रिक्रूट किया जाएगा। मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनी गई क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था ये जो विद्रोह किया है ये मुसलमानों ने किया है। और ब्रिटिश ने डिसाइड करा कि अब हिंदुओं के और मुसलमानों के, किसी के भी, इंडिया के लोगों के कल्चर में वो रीति रिवाजों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। और छठा पॉइंट ये था कि जो लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, उनकी जो प्रॉपर्टी राइट है वो उनको बरकरार रखे जाएंगे, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस लास्ट का थोड़ा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ अब इसमें बचा नहीं है। तो ये मैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। इस मैप को आपको काफ़ी अच्छे से करना है। तो मेरठ, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, फरीदाबाद, यहाँ पर विद्रोह के सेंटर रहे थे। खुर्दा अपराइजिंग, तो हम लोगों ने रिवोल्ट देखा 1857 का, बट 1857 से पहले खुर्दा एक जगह है उड़ीसा में। 1817 में काफ़ी बड़ा रिबेलियन यहाँ पर भी हुआ था अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ। इसको खुर्दा रिबेलियन या फिर एक और नाम है इसका पैका रिबेलियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके जो मेन लीडर थे वो थे उनको मतलब जग्गी जगबंधु के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या था कि पहले जो उड़ीसा के जो रूलर थे उनकी मराठास के साथ लड़ाई हुई थी। मराठास के साथ जब लड़ाई हुई तो उनका बहुत सारा लैंड ले लिया गया था और जगन्नाथ टेम्पल जो था ना उसका हक भी इनसे छीन लिया गया था। उसको एडमिनिस्टर करने का, देखभाल करने का हक भी उड़ीसा के जो राजा थे उनसे छीन लिया गया था। अब उनका जो बेटा था राजा का, उनको बड़ा बुरा लगा कि भाई चलो मराठास के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो अंग्रेज़ों के साथ मिल करके उड़ीसा के
राजा ने लड़ाई करी मराठास के खिलाफ, तो फिर मराठास को हरा दिया। बट फिर अंग्रेज़ों ने उड़ीसा के राजा को कुछ इज्जत नहीं दी। फिर क्या किया, उड़ीसा के राजा और मराठाओं ने मिलकर के फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करी, बट उसको भी दबा दिया गया। बट ये जो विद्रोह था ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया गया, किसके द्वारा, पैकास के द्वारा। तो पैका जो थे ना, ये मिलिशियाज होते थे, मतलब वैसे तो ये पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, बट जब भी उड़ीसा के राजा को ज़रूरत पड़ती थी ना, तो पैकास को बुलाया जाता था वो देने के लिए, अपनी आर्मी में सर्विस देने के लिए। तो इन्होंने ही ये सारा का सारा मूवमेंट चलाया था खुर्दा वाले रीजन में, उड़ीसा के काफ़ी सारे इलाकों में। तो ये मूवमेंट जो है काफ़ी लंबा चला था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत परेशान कर रखा था। अंग्रेज़ जो थे खुर्दा के विलेज में इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू उन्होंने बढ़ा दिया था, कर मतलब इतना ज़्यादा ये लोग ले रहे थे कि लोग वो गाँव वो इलाका छोड़ छोड़ के जाने लगे थे। और बहुत ज़्यादा नमक के दाम महंगे हो गए थे, खाने पीने की चीज़ों के दाम महंगे हो गए थे। तो काफ़ी इनके अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया, कई साल तक ये विद्रोह चला था। बट धीरे धीरे वही अंग्रेज़ जो है ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, इसको भी दबा दिया गया। और जो ज़मींदार थे, रियोस थे, काफ़ी सारे लोगों ने पैकास को ज्वाइन किया था। पैका लोग होते थे एक तरह से आर्मी का, आप मान लीजिए। पैकास के साथ ज़मींदारों ने, रियोत होते थे पीजेंट्स, किसान। साउथ इंडिया में रियोत बोला जाता है इन्हें मेनली। तो इनको पैकास को ज्वाइन किया, बट फाइनली फिर भी क्या हुआ, जो बक्सी जगबंधु थे, ये लीडर थे ना इनके, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था अंग्रेज़ों को, खूब इनके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। बट फाइनली फिर भी इनको मार दिया गया था, और इनको मतलब विद्रोह दबा दिया गया था। 1825 आते आते पैका रिबेलियन जो है वो ख़त्म हो गया था। 1870 से लेकर के 1825 आते आते, 55 नहीं 1817 से 1825 आते आते पैका रिबेलियन ख़त्म हो गया था उड़ीसा वाले रीजन में। आपको ये बस याद रखना है कि खुर्दा जगह है उड़ीसा में, इसके लीडर थे बक्सी जगबंधु। और पैकास वो लोग होते थे मेनली मिलिशियाज होते थे, मिलिशियाज मतलब आर्मी जैसी फॉर्म होती थी इनकी, और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया था, यही इसमें बताया गया है हमें। अब ये वाला जो पोर्शन है, फ्रॉम द हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, इसमें चाइना के बारे में बताया गया है कि चाइना में 1857 के टाइम पे ही काफ़ी रिबेलियन हुआ था। यहाँ के एक पर्सन थे होंग ज्यून, जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, और वो कहते थे कि चाइना के जो धर्म चल रहे हैं ना, कन्फ्यूशियन और बुद्धिज़्म, ये सही नहीं है, क्रिश्चियनिटी को सबको अपनाना चाहिए, और किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मैन और वुमेन को बराबर होना चाहिए। जो ओपियम अफीम फूक के पड़े रहते हैं ना, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब नहीं करना चाहिए इसको, और जुआ खेलना और प्रोस्टिट्यूशन और स्लेवरी, ये सारी की सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन हो गया, स्लेवरी जो गुलाम बना लिया जाता है, ये सब बंद होना चाहिए। तो होंगोंग को इन्होंने काफ़ी विद्रोह किया था, बट ब्रिटिश सरकार ने फ्रेंच की आर्मी के साथ मिलकर के, जो ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, ब्रिटिश प्लस फ्रेंच प्लस चाइना की गवर्नमेंट ने मिलकर के ये क्विंग डायनेस्टी को बचा लिया था। क्विंग डायनेस्टी के खिलाफ विद्रोह हो रहा था ना चाइना में, इनको बचा लिया था और विद्रोह को दबा दिया गया था। बस यही है कि इन्होंने एक विद्रोह हुआ था यहाँ पर भी, किन्होंने किया था, होंग क्विंजुन ने किया था, बट चाइना प्लस ब्रिटेन प्लस फ्रांस, इनने मिलकर के विद्रोह को दबा दिया था। बस यही है, इसमें एग्जाम में वैसे आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, बट चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। तो अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।